हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में सस्वित बायोलॉजी शिक्षा में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे प्रियॉन्स के बारे में। ठीक है, प्रियॉन्स के बारे में हम आप लोग को बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम प्रियॉन्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि क्या होते हैं प्रियॉन्स, व्हाट इज प्रियॉन्स, और इसकी खोज किसने किया था, और टर्म किसने दिया था, और इस पर वर्क किसने किया था प्रियॉन्स पर, और इसके लिए नोबेल प्राइज किसको मिला था। तो यहाँ पर एक ही साइंटिस्ट यहाँ पर है। प्रियॉन्स का जो टर्म दिया गया था, यानी जो नाम दिए थे, वो साइंटिस्ट थे आपके प्रिजनर। ठीक है, स्टैनले तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे, ये स्टैनले प्रोजनर नाम के साइंटिस्ट थे, और इन्होंने प्रियॉन्स का नाम दिया था, यानी टर्म दिया था 1982 में। और प्रियॉन्स पर इन्होंने बहुत दिनों तक इन्होंने कई सालों तक जो है इस पर कार्य किए, वर्क किए, प्रियॉन्स पर, इस पर स्टडी किया इन्होंने। और इसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया 1987 में। ठीक है, तो इस स्टैनल मान के भी चलते मान यही मान के चलेंगे कि जो स्टैनले प्रिजनर थे, इन्होंने 1982 में प्रियॉन्स की खोज किया था, और इसी के चलते इस पर जो उन्होंने काम किया, उसकी वजह से इनके काम की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 1987 में। ठीक है, इस बात को यहाँ पर याद रखेंगे। तो 1982 में स्टैनले प्रिजनर ने इसका टर्म दिया था, नाम दिया था प्रियॉन्स का। और इस पर जो उन्होंने वर्क किया था, काम किया था प्रियॉन्स पर, इसकी स्टडी पर, या इसके खोज में जो उन्होंने काम किया था इसके ऊपर, इस पर जो है इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1987 में। अब चलिए हम जान लेते हैं यहाँ पर प्रियॉन्स होते क्या हैं। प्रियॉन्स जो होते हैं क्या होते हैं, ये जो है एक अनफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अनफोल्डेड, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो है ये एबनॉर्मल अनफोल्डेड, यानी कि एबनॉर्मल जो प्रोटीन्स होते हैं, एक नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होता है, एक एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर कुछ डिफेक्ट होने की वजह से यहाँ पर जो है इसके बन रहे जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है, यानी कि वो प्रॉपर अपना फोल्डिंग नहीं कर पाते हैं, और ये फोल्डिंग के बजाय बल्कि उसमें कॉइल करने लगते हैं, और सही ढंग से ये अपनी फोल्डिंग नहीं कर पाते, इससे इसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, और ये प्रोटीन एक डिजीज काज कर देते हैं, यानी डिजीज का कारण एक बन जाते हैं। तो यहाँ पर प्रियॉन्स का एक एबनॉर्मल तरीके से फोल्डेड होने के कारण, यानी कि एबनॉर्मलिटी के कारण, इसमें जो फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, इसमें एबनॉर्मलिटी ऑफ फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन के कारण जो इस प्रोटीन में फोल्डिंग हो रही है, उसके कारण एक डिजीज काज हो जाता है, या डिजीज का कारण बनता है, और ये जो है एक डिजीज काज करके जाता है। तो यहाँ पर जो है हम अनफोल्डेड जो प्रोटीन हो गया, फिर एबनॉर्मलिटी वाली प्रोटीन्स होंगी, तो जो एबनॉर्मलिटी फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, एबनॉर्मलिटी के कारण जो ये प्रियॉन्स में प्रोटीन फोल्ड हो जाते हैं या फोल्डेड होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये जो प्रियॉन्स होते हैं ये एबनॉर्मलिटी फोल्डेड प्रोटीन से बने होते हैं, या एबनॉर्मली ठीक है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स के ये प्रियॉन्स बने होते हैं, क्योंकि ये केवल प्रोटीन के ही बने होते हैं जो प्रियॉन्स होते हैं, और डिजीज काज करते हैं। इतना चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो जो प्रियॉन्स होते हैं ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, और एक डिजीज काज करते हैं। कौन कौन से डिजीज काज करते हैं जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं, डिजीज कौन कौन से काज करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले डिजीज जो है ये कैटल्स जो होते हैं हमारे घर में, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम कैटल्स में देखते हैं, तो इसमें जो है
मैड काउ डिजीज हो जाता है, ठीक है, मैड काउ डिजीज हो जाता है। तो मैड काउ डिजीज में क्या, उनका ब्रेन जो होता है वो इनका इन्फेक्टेड होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो नॉर्मल है और एक एबनॉर्मल प्रोटीन की फोल्डिंग है। तो यहाँ पर ये देखिए नॉर्मल प्रोटीन यहाँ पर आराम इस तरीके से यहाँ पर आपका फोल्ड हुआ है, और ये देखिए यहाँ पर एबनॉर्मलिटी, यहाँ पर आप देख रहे हैं सही ढंग से ये अपनी फोल्डिंग नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से जो नॉर्मल जो जीव है या जो एनिमल्स हैं, उनके बॉडी में जो प्रोटीन्स बन रहे होते हैं, जो मतलब प्रॉपर प्रोटीन की फोल्डिंग हो रही है होती है, उसमें जो ये प्रियॉन्स होते हैं, ये उनकी फोल्डिंग को डिस्टर्ब करने लगते हैं। और ये प्रॉपर बन रहे जो फोल्डिंग हो रही होती है प्रोटीन में, उसको ये जो है डिस्ट्रॉय करने लगते हैं या उनके फोल्डिंग को डिस्टर्ब करने लगते हैं, इससे ये अनफोल्डेड होने लगते हैं। तो यहाँ पर ये डिजीज काज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैड काउ डिजीज, इसमें क्या होता है, इसका जो ब्रेन होता है यानी इसका जो दिमाग होता है वो डिफेक्टेड होता है, यानी कि वो अफेक्टेड होगा। यहाँ पर इसका जो ब्रेन होगा काऊ का, और ये मैड हो जाएगी, यानी कि ये पागल जैसा ये बिहेव करने लगेगी। कभी ये मतलब इसके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आने लगेंगी, या ये मारने को दौड़ेगी, या इनको हम कभी कभी पागल पागल गाय भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसको इस तरीके से यहाँ पर क्या कहते हैं, इसके डिजीज को मैड काउ डिजीज। तो उनके जो ब्रेन होती है, उसमें ब्रेन में जो बन रही प्रोटीन्स होती है, उसमें जो नॉर्मल फोल्डिंग हो रही होती है बन रहे प्रोटीन्स में, उसमें क्या होता है ये प्रेयॉन्स जा करके उसमें एबनॉर्मलिटी काज करने लगते हैं कि उसके प्रॉपर हो रहे फोल्डिंग को डिस्टर्ब करने लगते हैं, जिससे कि उनका जो ब्रेन होता है वो धीरे 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 उसमें प्रोटीन डैमेज होने लगता है। और जब काऊ के माइंड का यानी कि उसका ब्रेन का जो प्रोटीन होगा वो जब डैमेज होने लगेगा, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका ब्रेन जब डैमेज होगा तो वो पागल हो जाएगी और उसका दिमाग काम नहीं करेगा, और फाइनली वो डेथ भी काज कर जाएगी। तो ये बहुत ये एक लॉन्ग टर्म लेता है, यानी कि लंबे समय तक ये इसके डिजीज का जो इसका जो सिम्टम्स होता है प्रियंस का, ये काफ़ी लंबे समय बाद जो है एनिमल्स में देखने को मिलता है। काफ़ी 6 7 8 9 9 साल 10 साल 12 साल तक का भी ये समय ले सकते हैं। तो मैड काउ डिजीज होता है इनकी वजह से, और अनफोल्डेड प्रोटीन की वजह से यहाँ पे, या नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन की वजह से यहाँ पर मैड काउ डिजीज हो गया, डिजीज में एक हो गया। और इसके साथ ही साथ इसे हम और क्या बोलते हैं, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलो इंसेफेलोपैथी भी इसको बोलते हैं। मैड काउ डिजीज में, यानी कि बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म क्यों कहा गया, क्योंकि जब इनका ब्रेन जो होगा जब डैमेज होगा, यानी कि प्रॉपर प्रोटीन नहीं बनेगी, तो इनका ब्रेन में जो सेल्स होंगी जब वो डैमेज होने लगेंगी तो वो स्पंज जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगी। यानी कि जब उसको आप देखेंगे माइन्यूटली माइक्रोस्कोप से, तो या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से जब उसको देखेंगे तो इसका जो ब्रेन के सेल्स होंगे वो आपको स्पॉन्जी स्पॉन्जी देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको एक बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जो डिजीज है उसे और क्या बोलते हैं, तो एक तो आपका कौन सा डिजीज, मैड काउ डिजीज, और ये जो काऊ है उसका जो ब्रेन होगा, ठीक है, उसका जो ब्रेन होगा वो कैसा हो जाएगा, स्पॉन्जी हो जाएगा। ठीक है, स्पॉन्जी टाइप का हो जाएगा, जिसकी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ठीक है, एनसेफेलोपैथी। तो यहाँ पर जो है इसका जो इंसेफेलो कहने का सेफेलॉन की बात किया जा रहा है, यानी कि इसके ब्रेन की बात किया, इसका हेड रीजन की बात किया जा रहा है। तो इसका जो ब्रेन होगा वो कैसा हो जाएगा, स्पॉन्जी फॉर्म हो जाएगा, इसमें प्रॉपर जो प्रोटीन्स उसकी फोल्डिंग ना होने की वजह से, तो ये डिजीज काज हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर ह्यूमन की बात यहाँ पर करें, तो ह्यूमन में इनकेस अगर ये प्रेयॉन से ह्यूमन की बॉडी में अगर ये इफेक्ट करता है या इन्फेक्शन काज करता है, तो एज लाइक जैसे कि काऊ में हुआ, जैसे कैटल्स में हुए सारे डिजीजेस,
तो उसी प्रकार से ह्यूमन बींग्स में जो उनके सेल्स में जो बन रहे प्रोटीन्स होते हैं उनको भी ये उनके भी फोल्डिंग को ये क्या करते हैं डिस्टर्ब करने लगते हैं और अनफोल्डेड करने लगते हैं उनके प्रोटीन्स को। ऐसे ही जो है ह्यूमन बींग्स में भी होगा। तो ह्यूमन बींग्स के सेल्स में भी जो बन रहे प्रोटीन्स होंगे उनको ये डिस्टर्ब करने लगे, उनको अनफोल्ड करने लगेंगे, उसको डिस्टर्ब कर देंगे, जिसकी वजह से जो ह्यूमन का ब्रेन होगा वो भी डैमेज होने लगेगा धीरे धीरे। ब्रेन को ही इफेक्ट करता है मेनली। तो ब्रेन पर ये जाकर के इफेक्ट करेंगे। तो ब्रेन पर जब ये इफेक्ट करेंगे तो जो ह्यूमन बींग्स का ब्रेन होगा वो भी स्पॉन्जी फॉर्म जैसा हो जाएगा। और फाइनली जैसे जैसे ये समय ज़्यादा होता जाएगा इसके इन्फेक्शन का, तो ह्यूमन जो होगा उसमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसकी बॉडी लूज हो जाएगी, कुछ काम नहीं कर पाएगा, पागल जैसा बिहेव करने लगेगा और कुछ समय बाद वो कोमा में पहुंच जाएगा। और धीरे धीरे अगर उसका सही टाइम पे अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो वो डेथ को भी वो काज कर सकता है या डेथ भी उसकी हो सकती है ह्यूमन बींग्स के। तो कोमा में पहुंचने के बाद बहुत ही कम केसेस होते हैं कि वो बाहर आते हैं, तो क्योंकि उनका ब्रेन पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रयांस होगा उसकी वजह से अगर ह्यूमन बींग्स का अगर मनुष्य का ब्रेन डैमेज होगा तो कोमा में पहुंच जाएगा और उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इस बात को यहाँ पर याद रखेंगे। तो ह्यूमन बींग्स में कौन सी डिजीज होती है? सीआर जैकॉब डिजीज, यहाँ पर आप लिख लेते हैं सीआर जैकॉब डिजीज, ये ह्यूमन बींग्स में होते हैं, यहाँ पर आप याद रखेंगे। सीआर जैकॉब डिजीज ये किस में काज होगा? आपका ह्यूमन में होगा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथिक इसमें होगा, या फिर मैड काउ डिजीज, ये सब आपके कैटल्स में होंगे। यहाँ काउ का एग्जांपल दिया गया, तो कैटल्स में भी, किसी में भी, गोट में भी हो सकता है आपका। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर काउ ही हो, काउ के अलावा भी यहाँ पर काउ के साथ साथ यहाँ पर गोट भी हो सकता है। ठीक है, गोट भी हो सकता है, बकरी भी हो सकती है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर कैट भी हो सकता है। ठीक है, कैट भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है इन सभी में ये डिजीजेज आपके देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए ये जान लेते हैं और भी इसके क्या कारण है। इतनी चीज़ें आप यहाँ पर जान लिए। और जो यहाँ पर है ये लगभग जो ये एजेंट होता है, नहीं प्रयास जो एजेंट, एक एजेंट के नाम से जाना जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये प्रोटीन के बने होंगे। और ये सिमिलर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं, वायरस के लगभग बराबर होते हैं। मतलब जैसा वायरस इन्फेक्शन काज करेगा, डिजीज काज करेगा, वैसे ही सिम्टम्स इसका भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है सिमिलर टू साइज, इसका जो साइज होगा लगभग वायरस के बराबर होगा। ठीक है, और जो एजेंट होगा वो किसके क्या कहा जाएगा उसको? इस एजेंट को हम प्रियॉन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बोवाइन स्पंजिफॉर्म को इंसेफ्लोपैथिस को पैथी को हम और किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर बी, यस, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथिस, बी एस ई। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है, तो आगे अब चलिए रीडिंग कर लेते हैं, देखते हैं प्रियांश के बारे में और भी क्या चीज़ें यहाँ पर है। चलिए, अब जितनी चीज़ें बताएं उसको हम रीडिंग के तौर पर आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक फिगर को भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल का केस दिखाया गया है और इसमें जो ये अनफोल्डिंग हो जा रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एब नॉर्मल का केस दिखाया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, इसमें आप देख रहे हैं प्रॉपर फोल्डिंग हो रही है, एरो का सिंबल यहाँ पर बनाया गया है, इधर देख रहे हैं आप, फिर से इधर गया, फिर यहाँ से ये फोल्डिंग इस तरीके से आगे की तरफ निकल करके यहाँ पर गया और फिर इधर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये देखिए आपका यहाँ पर फोल्डिंग स्टार्ट हुई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और इस तरीके से उल्टा सीधा आप यहाँ पर अनप्रॉपर ढंग से इस तरीके से इसमें फोल्डिंग हुई है, जिसकी वजह से इसमें ये एबनॉर्मलिटी की वजह से, एबनॉर्मल फोल्डिंग की वजह से इसमें डिजीज काज हो जाएंगे जो एनिमल्स होंगे। ठीक है, चलिए ये रीडिंग कर लेते हैं। प्रियांस के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे।
तो several disease of humans and other animals are caused by proteinaceous infectious particles। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल की वजह से ही ये डिजीज होते हैं। बहुत सारे डिजीज काज होते हैं, किसमें, ह्यूमन बींग्स में भी और किसमें, एनिमल्स में भी डिजीज काज काज होते हैं। ठीक है, डिजीज का कारण बनते हैं, डिजीज होते हैं, रोग इससे उत्पन्न होते हैं। आगे हम बात करें तो जो प्रियंस है ये दीज आर द इन्फेक्टिव एजेंट। भाई इन्फेक्शन काज कर रहे हैं, डिजीज काज कर रहे हैं, तो इन्फेक्टिव एजेंट हो गए ही। हैव बीन नेम्ड एज प्रियंस बाय स्टैनले प्रिजनर 1982। 1982 में इस इन्फेक्शियस एजेंट को या स्मॉल इन्फेक्टिव एजेंट को, बहुत छोटा होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स के होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं प्रोटीन के ये पार्टिकल्स। तो स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट हैव बीन नेम्ड दिया था किसने, प्रियंस का स्टैनले प्रिजनर ने दिया था। किसमें, किस ईयर में, 1982 में। और उनको नोबेल प्राइज मिला किस ईयर में, 1987 में, फॉर हिज वर्क ऑन प्रियंस। ठीक है, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रियंस आर मेड ऑफ ओनली प्रोटीन्स, ये भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रियंस आर मेड ऑफ ओनली प्रोटीन्स, जैसा कि आपने वायराइड्स में देखा था कि वो केवल और केवल किसी एक न्यूक्लिक एसिड के बने होंगे, या उसमें आपने देखा था सिंगल सर्कुलर आरएनए के बने थे। ठीक है, वायराइड्स के केस में हमने कहा था या सिंगल, या तो आरएनए होंगे या तो डीएनए होंगे, सिंपल सी बात है, वो किसी एक के ही बने होंगे और बहुत माइन्यूटली होंगे, बहुत ही स्मॉल होंगे, और उस पर प्रोटीन का कोट नहीं होगा। ये चीज हमने वायराइड्स में बताया था। लेकिन प्रियांस के केस में अगर हम बात करें तो प्रियांस जो होता है ये आपका यहाँ पे मेड ऑफ ओनली प्रोटीन, ये केवल और केवल प्रोटीन के ही बने होते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे, दोनों में डिफरेंस है। वायराइड और प्रियांस में कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है, प्रियंस आर मेड ऑफ ओनली प्रोटीन, जो प्रियांस होते हैं ये केवल और केवल प्रोटीन के बने होते हैं। दे हैव नो न्यूक्लिक एसिड, ये चीज आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके पास कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं। वायराइड्स में क्या था, उसमें कोई भी प्रोटीन का कोट नहीं था, और वो केवल न्यूक्लिक, किसी एक न्यूक्लिक एसिड का, बहुत स्मॉल न्यूक्लिक एसिड का बना था, जैसे कि सर्कुलर आरएनए पार्टिकल का, मॉलिक्यूल का बना था, और उसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं था। लेकिन 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 यहाँ हम पढ़ रहे हैं प्रियांस। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, प्रियांस। लेकिन जो प्रियांस होता है या प्रियांस होता है ये जो है आपका प्रोटीन का बना होता है, और इसमें कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। बात याद रखेंगे, इस चीज आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो प्रियांस होते हैं या प्रियंस होते हैं ये केवल और केवल प्रोटीन के बने होते हैं, इस पर इसके पास कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। द प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द प्रियंस आर डिजिग्नेटेड एज पीआरपी, याद रखेंगे इसको। तो यहाँ पे जो प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रियंस का, ठीक है, वो डेजिग्नेटेड एज पीआरपी। पीआरपी किसको बोलता है, पीआर मीन्स होता है प्रियन, और पी मीन्स होता है प्रोटीन, यानी कि प्रियन जो बना है प्रोटीन का, उसकी बात किया जा रहा है कि यानी कि जो प्रियन है वो सिर्फ प्रोटीन के ही बने हुए हैं। ये चीज आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, दे आर एट फर्स्ट दे आर एट फर्स्ट नॉर्मल small protein molecules produced in nerve and other cells of the brain। अब यहाँ पर याद रखेंगे ये किसको इन्फेक्ट करता है, न्यूरॉन को भी, नहीं नर्व को भी, ये नर्व सेल्स को भी ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है प्यास, और ब्रेन को ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। प्रियंस बिकम पैथोजेनिक, सही बात है, प्रियंस बिकम पैथोजेनिक, दैट इज दे कैन नॉट कैरी आउट देयर नॉर्मल फंक्शन, क्योंकि अपना नॉर्मल फंक्शन ये कैरी नहीं करता है, एंड इंस्टीड हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द ब्रेन एंड काज डिजीज, और अपना इफेक्ट किस कहाँ पर जा करके दिखाता है, जहाँ पर ब्रेन है, ब्रेन में जो बन रहे प्रोटीन्स होते हैं, लॉट ऑफ प्रोटीन्स जहाँ पर बन रहे हैं यहाँ पर, वो वहाँ पर जा करके उसके सेल्स को ये क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। बन रहे जो प्रोटीन्स के फोल्डिंग्स होते हैं उसको ये डैमेज करते हैं, उसकी उनकी जो जो नॉर्मल ढंग से बन रहे या फोल्ड हो रहे जो प्रोटीन्स होते हैं उसकी उसमें जो है डिस्टरबेंस काज करते हैं, जिसकी वजह से उसकी फोल्डिंग जो होती है वो एबनॉर्मल तरीके से फोल्डिंग होने लगती है।
तो अफेक्ट ऑन द ब्रेन एंड काज डिजीज, ब्रेन को जब ये अफेक्ट करेंगे और क्या काज करेंगे, यहाँ पर डिजीज काज करेंगे। कंडीशन इन ब्रेन फोर्स द प्रियॉन्स टू चेंज दियर शेप, और जैसे ही ये अफेक्ट करेंगे ब्रेन में बने नॉर्मली बन रहे जो फोल्डिंग्स की प्रोटीन्स, नॉर्मल फोल्डिंग प्रोटीन्स होते हैं, उनको जब ये अफेक्ट करेंगे तो जो नॉर्मल फोल्डिंग की प्रोटीन फोल्डिंग है उसमें उनका शेप जो होता है, यानी जो उनका शेप एंड साइज शेप है जो वो डिफर करने लगता है। मतलब कि उसकी जो शेप है वो जो नॉर्मल जैसे फोल्डिंग हो रही होती है प्रोटीन का जो शेप होगा उससे वो डिस्टरबेंस उसमें हो जाएगा, और कोइलिंग तरीके से सही ढंग से जो है वो फोल्डिंग नहीं होने पाएगा, प्रॉपर ढंग से फोल्डिंग नहीं होने पाएगा, जिसकी वजह से उसके शेप में कुछ ना कुछ चेंजिंग, बहुत सारी चेंजिंग उसमें आने लगेंगी। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें इसकी वजह से डिजीज काज होने लगेंगे। ठीक है, दिस चेंज इन दियर शेप, और ये जो इसके शेप में चेंज हो रहा है, यानी कि फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स में जो नॉर्मल प्रोटीन है उसमें जो उसके शेप में जो चेंजिंग हो रहा है जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटी काज हो रहा है, सिग्नल्स द ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन, ये सिग्नल करता है कि इसमें जो है ये इन्फेक्टिव है, यानी ये इन्फेक्शन काज कर रहा है, ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, प्रियॉन्स आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी न्यूक्लिक एसिड, ये चीज हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो प्रियॉन्स होता है उसमें कोई भी न्यूक्लिक एसिड ये जो है कैरी नहीं करता है, इसमें कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, और ये केवल और केवल किसके बने होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं। इन द ब्रेन ऑफ डिजीज्ड एनिमल्स, जो जिस एनिमल के ब्रेन में ये डिजीज काज हुआ है, ठीक है, एंड ह्यूमंस, या फिर ह्यूमन बींग्स ही क्यों, या चाहे कोई एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन हो, उसमें जो प्रियंस की वजह से डिजीज काज हो रहे हैं, एबनॉर्मलिटी काज हो रहा है, बन रहा है, एबनॉर्मलिटी हो रहा है, बिगिन टू फॉर्म एमेलॉयड फाइब्रस एंड प्लेक्स, जिसकी वजह से उसमें जो फोल्डिंग्स होगी उसमें बहुत सारे जो एबनॉर्मलिटी काज हो जाएंगे प्रियंस की वजह से। ठीक है, जिसकी उसी अनफोल्डेड प्रोटीन को ही हम प्रियॉन्स बोल रहे हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो फाइब्रस, एमेलॉयड फाइब्रस, यानी उसके जो न्यूरॉन्स हैं उस पर जा करके ये इफेक्ट करेगा, उसको डैमेज करेगा, जिसकी वजह से उसका ब्रेन क्या होगा, वो ब्रेन में डिजीज काज हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। प्रियंस हैव सो फॉर, प्रियंस हैव so far not been observed in plant and other organism, प्लांट वगैरह में जो प्रियंस होते हैं इसको इसकी वजह से जो डिजीज काज हो रहा है वो प्लांट में बहुत दूर दूर तक भी नहीं देखा गया। बहुत दूर कहने का मतलब का किसी भी प्लांट में इसको ऑब्जर्व नहीं किया गया है। तो मैक्सिमम इसको प्रियंस की वजह से जो अनफोल्डिंग प्रोटीन होती है इसकी वजह से जो प्रियंस है जो इसकी वजह से डिजीज काज हो रहे हैं वो आपको एनिमल और ह्यूमन में ही देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। Prions have, yeah, these proteins consist of about 250 amino acid, 250 अमीनो एसिड ये कंसिस्ट करता है, ये प्रोटीन होता है, एंड आर अबाउट 100 1/100 हंड्रेड्स द साइज ऑफ अ स्मॉल वायरस, यानी कि बहुत ही स्मॉल होता है 100 वायरस के अपेक्षा। इसमें एक अगर वायरस की अगर बात करें तो उसके कितना इसका साइज होता है। ठीक है, स्मॉल वायरस कितना साइज होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। इन ह्यूमन बींग्स द पीआरपी मतलब प्रियॉन्स, प्रियॉन, और पी मतलब प्रोटीन, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 20, यानी कि जो पीआरपी है ये अपना जो जीन्स होता है ये अपना किस पर दिखाते हैं, कहाँ पर लोकेट करते हैं, ये क्रोमोसोम 20 नंबर पर ये लोकेट करते हैं, याद रखेंगे। इट इज बिलीव दैट प्रियॉन्स आर नॉर्मल प्रोटीन, ये इट इज बिलीव दैट प्रियॉन्स आर नॉर्मल प्रोटीन्स दैट बिकम फोल्डेड इनकरेक्टली, ये विश्वास अब किया जा सकता है कि जो प्रोटीन्स हैं उसकी जो फोल्डिंग है वो कैसे हो रही है, इनकरेक्टली हो रही है, मतलब एबनॉर्मल तरीके से हो रही है, सही ढंग से प्रॉपर ढंग से नहीं हो रहा है, पॉसिबली एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन, जिसका ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या होने को होता है यहाँ पर, म्यूटेशन, यहाँ म्यूटेशन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि इसमें म्यूटेशन होगा। हाउ दिस डिफेक्टिव
infectious prion particles are transmitted to an unaffected individuals and initiate that disease process is not definitely known. और ये जो इन्फेक्शियस प्रियन है, ये जिसका पार्टिकल है ट्रांसमिटेड हो रहा है अनइफेक्टेड इंडिविजुअल से इनिशिएट कर रहा है, डिजीज प्रोसेस इज नॉट डेफिनेटली नोन। पूरी तरीके से इसकी सही जानकारी नहीं मिल पाया है कि किस तरीके से ये किसी अनइफेक्टेड एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स को किस तरीके से ये डिफेक्ट करते हैं या इफेक्ट काज करते हैं या डिजीज काज करते हैं। ठीक है, दे सर्वाइव फॉर, ये चीज याद रखेंगे, दे सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर्स ऑन बरीड एनिमल्स। ये उस जिस एनिमल में इसका इन्फेक्शन हो गया, जिस एनिमल में ये डिजीज काज करेंगे जहाँ पर प्रोटीन को ये इफेक्ट कर रहे हैं, उस एनिमल में ये बहुत सालों तक ये पड़े रहते हैं और धीरे 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 प्रोटीन्स के फोल्डर्स को ये काज कर मतलब डिफेक्ट करते रहते हैं, उनको डिस्टर्ब करने लगते, उनके फोल्डिंग को जो एबनॉर्मल तरीके से बनाने लगते हैं, उनके शेप को चेंज करने लगते हैं। तो जब चेंज होने लगता है तो ये बहुत दिनों बाद इसका सिम्टम्स देखने को मिलता है, बहुत दिन बाद इसका जो बिहेवियर होगा एनिमल में या ह्यूमन में वो बहुत दिन बाद देखने को मिले, जैसे 7 8 9 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल तक का भी ये समय ले सकता है, इससे ज़्यादा भी ले सकता है। और फिर ये अपना इफेक्ट जो है दिखाएगा। और इसका इफेक्ट क्या होता है कि ब्रेन को जब डैमेज करेगा तो व्यक्ति हो या फिर एनिमल हो वो पागल हो जाएगा, मैड हो जाएगा और अजीब अजीब से बिहेव करने लगेगा। और अगर काऊ है या बफेलो या गोट है, कैट है, तो वो मारने को दौड़ेंगे, काटने को दौड़ेंगे। ठीक है, याद रखेंगे इसको। प्रियंस सो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, प्रियंस जो है बहुत सारे यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है शो करते हैं, तो देख लेते हैं। प्रियंस आर नॉट इनएक्टिवेटेड बाय टेम्परेचर अप टू 90 डिग्री, 90 डिग्री सेल्सियस पर जो है प्रियंस जो है इनएक्टिवेटेड होते हैं ऐसे टेम्परेचर पर। जबकि जो वायरसेस होते हैं, याद रखेंगे, जबकि वायरसेस इतने डिग्री सेल्सियस पर 90 डिग्री सेल्सियस पर नॉर्मली इनएक्टिवेटेड, जबकि जो वायरसेस होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, यहाँ पर इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन प्रियंस नहीं होता है, याद रखेंगे इसको। प्रियांस इन्फेक्शन इज नॉट सेंसिटिव टू रेडिएशन, प्रियांस का जो इन्फेक्शन होता है ये नॉट सेंसिटिव टू रेडिएशन ट्रीटमेंट, ये रेडिएशन के ट्रीटमेंट से इस पर जो इसका इन्फेक्शन है ये सेंसिटिव नहीं होता है। यानी कि रेडिएशन के अगर इस पर अल्ट्रावायलेट रेज डाला जाए या रेडिएशन कोई डाला जाए तो ये उसके प्रति सेंसिटिव नहीं होते हैं। इस जो प्रियांस का इन्फेक्शन होता है इसके प्रति सेंसिटिव नहीं होते हैं। दैट डैमेज वायरस जीनोम, और ये वायरस के जीनोम को भी ये डैमेज कर देते हैं, याद रखेंगे। एंजाइम्स डिस्ट्रॉइंग डाइजेस्टिंग डीएनए और आरएनए डू नॉट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ प्रियंस। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं, जो डिस्ट्रॉइंग है या डाइजेस्टिंग ऑफ डीएनए और आरएनए डू नॉट अफेक्ट, ये कोई भी अफेक्ट नहीं करेंगे द एक्टिविटी ऑफ प्रियंस पर कोई भी अफेक्ट नहीं करते हैं, याद रखेंगे इसको। प्रोटीन डीनेचुरेटिंग एजेंट, एग्जाम्पल फिनॉल, यूरिया एक्सेट्रा। ठीक है, फिनॉल, यूरिया एक्सेट्रा ये सब सारी चीजें क्या है, ये प्रोटीन को डीनेचर करने वाली चीजें हैं, ये अफेक्ट प्रियन एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। जो प्रोटीन डीनेचरिंग एजेंट है जैसे कि फिनॉल हो गया, यूरिया हो गया, ये सब अफेक्ट करेंगे किस पर, प्रियंस की एक्टिविटी पर, यही इफेक्ट कर सकते हैं, बाकी अन्य चीजें नहीं कर सकती हैं, याद रखेंगे आप। प्रियंस हैव ए लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, प्रियंस जो है एक लंबा समय लेता है अपने इफेक्ट को दिखाने के लिए। हेंस infective agent were once assigned the name slow virus, इसका नाम क्या है, स्लो वायरस। तो प्रियंस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है बहुत लंबा होता है और अपने इफेक्ट को, अपने इन्फेक्शन को, अपने सिम्टम्स को बहुत दिन बाद ये बाहर की तरफ दिखाते हैं या उसके बिहेवियर को एनिमल्स या ह्यूमन में उसके बाद में दिखाते हैं। और ये बहुत स्लो प्रोसेस करते हैं, प्रक्रिया अपनी बहुत धीरे धीरे करते हैं, जिसकी वजह से इसे हमें और क्या कहते हैं, स्लो वायरसेस भी इसे कहते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा वायरस क्यों कहा गया, तो यहाँ पर वायरस स्मॉल, बहुत ही स्मॉल वायरस जैसा होता है, उसके पार्टिकल्स के जैसा होता है। तो यहाँ पर आप ये मत याद रखिएगा कि यहाँ पर कोई भी न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूल होगा या न्यूक्लिक एसिड होगा, डीएनए आरएनए होगा, ऐसा आप याद नहीं रखेंगे, क्योंकि
ये बहुत ही धीरे धीरे काज इन्फेक्शन काज कर रहे हैं। जैसे वायरस होता है, बहुत सारे वायरस ऐसे ऐसे होते हैं जो बॉडी में पड़े रहते हैं और धीरे धीरे ये डैमेज करते रहते हैं अंदर अंदर, और बाद में बहुत दिन बाद ये अपना इन्फेक्शन दिखाते हैं, अपना सिम्टम्स बाहर की तरफ बाद में दिखाते हैं। तो उसी तरीके से प्रियॉन्स भी बहुत लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड के बाद अपना जो सिम्टम्स है वो बाहर दिखाता है। इसकी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, स्लो वायरसेस कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। Some of disease now believed to be caused by prions were once thought to be slow viruses. याद रखेंगे इसको। However, not all slow viruses disease are caused by prions. सभी प्रकार के slow viruses के द्वारा होने वाले जो disease होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो prions से ही cause हों। याद रखेंगे इस चीज को। Prions cause a progressive prions cause a progressive degeneration ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसको डैमेज करेंगे, डिजेनरेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द डिजीज दस काज्ड बाय प्रियॉन्स। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करेंगे, सीधे जाकर के डिजेनरेट कर देंगे। आर कलेक्टिवली नोन एज ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथीज। ये डिजीज का नाम है जो कि किसको जाकर के डैमेज करेगा, किसको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, CNS को। ठीक है, तो जिसकी वजह से ट्रांसमिसिबल, चलिए ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिसिबल है, स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथीज इसका नाम है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो बिकॉज दे डिस्ट्रॉय न्यूरॉन्स, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड ब्रेन टिश्यू, और ब्रेन के टिश्यूज को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। गिव्स अ स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस, और जब ब्रेन के टिश्यू को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे, न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो जो इसका ब्रेन होगा, ब्रेन के जो टिश्यूज होंगे वो स्पंज जैसे दिखने को आपको दिखाई देंगे, जिसकी वजह से इसे हम स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस बोलते हैं, या स्पंज लाइक यहाँ पर, या स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथीज बोलते हैं। ठीक है, या इंसेफेलोपैथी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। among animals prions are known to cause स्क्रैपी इन सीप एंड गोट। सीप और गोट में ये प्रियंस जो होते हैं इसमें स्क्रैपी डिजीज हो जाता है, एंड मैड काउ डिजीज एंड इंसेफेलोपैथी इन मिंक, एल्क एंड कैट्स। एंड इंसेफेलोपैथी आपका जो है ये आपका मिंक, एल्क एंड कैट्स वगैरह में ये सब देखने को आपको मिलेंगे। तो इन अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो इसमें जैकॉब डिजीज होता है, CR जैकॉब डिजीज होता है। आगे हम देख लेते हैं इसको। इन 1996 में क्या हुआ कि जो यूनाइटेड किंगडम में 1996 में had to kill hundreds of thousands of cattle because of an outbreak of mad cow disease। तो 1996 में यूनाइटेड किंगडम में क्या हुआ कि बहुत सारे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स कैटल्स ऐसे थे, इसमें मैड काउ डिजीज की वजह से ये यानी कि प्रियंस की वजह से बहुत सारे कैटल्स मार दिए गए थे, क्योंकि सभी जितने भी काऊ थी हजारों हंड्रेड्स, या इसमें बात करें तो थाउजेंड्स काउज जो थी, मैड काउ डिजीज होने के कारण इन सभी को क्या कर दिया गया था, इन कैटल्स को, इन काउज को मार दिया गया था, क्योंकि ये सभी मैड काउ डिजीज से ये ग्रसित हो गई थी, प्रियॉन्स की वजह से ये ग्रसित हो गई थी। इन ह्यूमन बींग्स प्रियॉन्स काज कुरू, यहाँ पर याद रखेंगे, प्रियॉन्स काज कुरू एंड क्रिटिजिफेल्ड जैकॉब डिजीज, जिसे हम और क्या बोलते हैं, CR जैकॉब, सॉरी जैकॉब डिजीज। ठीक है, तो इसे हम क्रूटिजिफेल्ड जैकॉब डिजीज या CJD भी बोलते हैं, या CR जैकॉब डिजीज भी इसको बोलते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में कौन सा डिजीज होगा, याद रखेंगे, कुरू डिजीज, या फिर CR जैकॉब डिजीज बोलते हैं, या CJD भी बोलते हैं इसको, या फिर क्रूटिजिफेल्ड जैकॉब डिजीज भी बोलते हैं, जो प्रियांस की वजह से ह्यूमन बींग्स में होता है। ठीक है,
Symptoms of Kuru may appear 1 to 15 ईयर्स आफ्टर इन्फेक्शन, 1 से 15 ईयर के बाद इन्फेक्शन एज ए सीवर हेडेज। 1 से 15 साल के बाद जो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, 1 से 15 साल का टाइम लेता है। क्या होगा, अपने सिम्टम्स को जब ये दिखाएगा तो क्या होगा, इसमें जो इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से ह्यूमन बींग्स में क्या होगा कि उनको जो है हेडेच होगा, सिर दर्द होगा, फॉलोइंग बाय लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि बहुत सारे बॉडी जो है बहुत लूज हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगा, एंड इनएबिलिटी टू वॉक एंड स्वालो, और जो है चलने में और भोजन को निगलने में इनको जो है ये इनकैपेबल होंगे, यानी कि ये जो है सक्षम नहीं होंगे भोजन को निगल लें और ये सही ढंग से चल लें। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कुरू डिजीज में। कुरू डिजीज किस में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है। कुरू डिजीज यानी कि क्रोटफेल्ट जैकॉब डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय मेंटल डिजनरेशन, यानी कि इनके मेंटल, इनका जो माइंड होता है, ब्रेन होता है, वो इफेक्टिव होता है। लॉस ऑफ मोटर फंक्शन, क्योंकि इनके मोटर फंक्शंस जो होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, एवेंचुअली डेथ, वो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और ब्रेन के टिश्यूज जो होंगे वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली इसकी डेथ भी हो जाएगी। और क्योंकि वो कोमा में पहुंच जाएंगे, ब्रेन अगर डैमेज होगा तो कोमा में जाएंगे, और कोमा की वजह से इसमें इवेंचुअली डेथ भी हो जाएगा इनका, ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, याद रखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप, आई होप आप लोग को ये प्रियॉन्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रियॉन्स। ठीक है, और याद रखेंगे, इसके डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिजीज को आप याद रखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। प्रियॉन्स आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, इसे सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से आपको सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाते रहे, और लाइक करना ना भूले। ठीक है, कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।